बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मनीज़े मोइन। और जो हाजिर देख रहे हैं हमें वो देख रहे होंगे कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद बैठे हुए हैं। हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि आज सुबह सुबह इन्होंने हमें यहाँ पे एजाज़ बख्शा। चलूं के उस्तादों के उस्ताद हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दर्जनों किताबें लिखी हैं, बहुत से नौजवान इनके लेक्चर्स वीडियोस, ना सिर्फ नौजवान बल्कि जितनी भी पब्लिक इस वक्त हमें देख रही है, ख़वातीन हो, बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं, इनसे मोटिवेशन लेते हैं, इनकी बातों से रहनुमाई लेते हैं, उम्मीद लेते हैं। और इस तरह की शख्सियत का हमारी सोसाइटी में होना, इनके वजूद का यहाँ होना किसी नेमत से कम नहीं है। क्यों ऐसा ही है ना रुखसार? आपका वेरी गुड मॉर्निंग टू यू कासिम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अब आप देखें हमारे मुआशरे में इस वक्त जो कोरोना की वजह से सूरत हाल बनी हुई है, लोग खौफ में मुब्तला हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, वो खुश नहीं है। क्या वजह है कि वो खुश नहीं है? इनमें ये खुशी दोबारा से लाई किस तरह जा सकती है? हैप्पीनेस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? वर्ड तो छोटा सा। देखिए कि ये अयाम जो परेशानी के अयाम है, हाँ। इसमें ज़बरदस्ती खुश नहीं हुआ जा सकता। पहली बात ये वाकई परेशानी वाली बात है। लेकिन देखें, परेशानी के साथ रहना और परेशानी के साथ जीना, ये एक बहादुरी की अलामत है कि आपके पास चैलेंज हैं, दुनिया में मसाइल हैं और दुनिया मुख्तलिफ तरह से अफेक्ट उसको हुआ है। वो कारोबारी लिहाज से देखें, नफ्सियाती लिहाज से, समाजी लिहाज से, इन सारे मसलों के साथ जीना ही जिंदगी है। यानी अगर हम माने कि मसले बिल्कुल ना हो और फिर हम जी के दिखाएंगे तो वो कोई लाइफ नहीं है। लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है कि चैलेंज मसलों के साथ जीते हुए आप गुजरते चले जाएं जैसे दरिया गुजर रहा होता है। हाँ। अच्छा ये फरमाइए, आपने अभी हाल ही में मैं देख रहा था आपका मतलब वो आपने खुदकुशी के हवाले से लिखा हुआ था 92 के मैगजीन में, मतलब वो तो ये वाकई कुछ हुआ है पिछले दिनों में, खुदकुशियों के बहुत ज़्यादा। तो कैसे मोटिवेट किया जाए बच्चों को? इम्तहान में नाकामी के हवाले से मतलब वो था, वो ठीक है, वही आपने जैसे कहा मुश्किल हालात हैं, मुश्किल मामलात हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अल्लाह ताला की इनायत करदा ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप ले लें। बिल्कुल सही, ये उसकी इनायत है। अच्छा सर, देखें इसमें दो हिस्से हैं बड़े बुनियादी। अगर कोई भी साइकोलॉजी को जानता है और सुसाइड्स को पढ़ता है सब्जेक्ट के तौर पे, क्या होती हैं, कुछ लोगों में पैदाइशी रुझान होता है। पहली बात तो ये, यानी ये जो रुझान है ये रुझान मुख्तलिफ तरह से एक्सप्रेस होता है जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में। अगर कोई देखने वाला, समझने वाला, उसको पता लग जाता है कि इस बच्चे को बीमारी है, इस बंदे में ये रुझान पाया जाता है और ये कभी भी एक्टिव हो सकती है। ये बीमारी को अगर कह लें तो ये किसी हालात, वाकयात, अच्छा वो दिखने में लगता है ये हालात थे या वाकयात थे जिसकी वजह से इसने सुसाइड की, लेकिन वो रुझान उसमें कहीं ना कहीं पाया जाता था और वक्त के साथ पॉलिश हुआ। पॉलिश होने के बाद एक इवेंट आया, उस इवेंट ने वो मुहर्रिक बना और सारे का सारा इल्जाम उस इवेंट पे लग गया कि ये फेल हुआ या कारोबारी नाकामी हुई या वहां शादी नहीं हुई जहां होनी चाहिए थी और आखिरकार इसने सुसाइड कर ली। लेकिन वो उसमें रुझान पाया जाता था। दूसरे बड़े थोड़े से ऐसे लोग होते हैं, यानी जिनको कह लीजिए हालात व वाकयात की जो सख्ती है वो इस कदर मिलती है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी ये कोई नॉर्मल हालत में कोई भी होशो हवास में सुसाइड नहीं कर सकता। ये ज़हन की वो हालत है जो कोई हेल्दी हालत, कि आपको कल बिल्कुल क्लाउड्स दिख रहे हैं, मुस्तकबिल नहीं दिख रहा, उम्मीद खत्म हो गई है और जो हालात का जबर है ज्यादा महसूस होने लग पड़ा है, आपको अकेलापन फील होने लग पड़ा है, आपको जिंदगी बेमानी लगने लग पड़ी है और सबसे कीमती चीज जो जिंदगी है वही आपने सोचा कि इसको खत्म कर दिया जाए। अल्लाह की जो सबसे बड़ी नेमत है, जो सबसे बड़ा अल्लाह ने आप पे करम किया हुआ है, वो खत्म कर दिया जाए। अब इसमें एक सवाल है, मैं खुद ही उठा देता हूँ, बात थोड़ी सी आगे लेके जाना चाहूंगा। अच्छा। हमें कैसे पता लगे कि इस बच्चे में, इस शख्स में सुसाइड का रुझान है, हाँ। या वो एक्टिव हो रहा है? तो उसके कई साइंस हैं। अगर उसको भी ढूंढा जाए, तलाश किया जाए तो उस पर बेशुमार ब्लॉग्स लोगों ने लिखा हुआ है, रिसर्च की हुई है। पहली चीज, पहला साइन ये है कि ऐसा बंदा सुसाइड का कहीं ना कहीं तज़किरा करता है। एक बड़ी तादाद, अगर हम 100 कहें जो सुसाइड करते हैं तो 100 में से 90 ऐसे हैं जो सुसाइड या मरने के बाद क्या हो जाएगा या मरने के बाद ये पेन होगी, इस किस्म की डिस्कशन करते हैं। मैं एक किसी ऑफिसर ने सुसाइड कर ली, पुरानी बात है, तो उनके मिड कैरियर में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दरमियान एक क्वेश्चन किया उस क्लासरूम में, और जो बाकी सारे बैठे हुए थे वहां पर, ऑडियंस, बाकी उनके ऑफिसर्स दोस्त, उन्होंने सबने मुड़ के देखा कि ये सवाल कोई एक हेल्दी नॉर्मल शख्स नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये था कि ये जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, मिड कैरियर की ट्रेनिंग ऑफिसर्स की, इस ट्रेनिंग का हमारी रूह पे असर क्या पड़ेगा? अच्छा सर, ये कोई क्वेश्चन अगर सोचे, कोई ये कोई बड़ा कोई हेल्दी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। तो आप अगर उसकी कम्युनिकेशन देखें तो उसकी कम्युनिकेशन में, बातचीत में, इब्लाग में कहीं ना कहीं मरना, सुसाइड, चले जाना, मुक्की जाना है, खत्म ही हो जाना, इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। शाह साहब, जी जी, एक बात मैं आपकी
کاٹ کر کرنا چاہ رہی. جو شاعر حضرات ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے ان میں یہ بات بڑی پائی جاتی ہے, ہم نے تو چلے جانا ہے, بعد میں ہمارا کانٹینٹ امر ہوگا, ہم جو لکھ رہے ہیں اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں. اس بارے تھوڑا سا بتائیں. اچھا دیکھیں یہ بھی انسان اپنے آپ کو مطلب وہ میرا رؤوف صاحب کا کیونکہ سبجیکٹ کہیں مشترک ہیں تو ہم مطلب آف کیمرہ جو بات چیت کرتے ہیں اس کو ہی اگر تھوڑا سا ہم نہ بھی نشاندہی کریں بات چیت کیا تھی, لیکن اگر واضح کریں یہ اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ کسی کے کام نے امر ہونا. اس میں انسانی کوشش کا جو عمل دخل ہے وہ بڑا تھوڑا ہے. رب کی مہربانی ہے کہ رب کوئی عطا کرے کہ ایسا علم مل جائے یا ایسا کو فن مل جائے اور 200 سال بعد بھی غالب ہو. نہیں تو بندہ اگر اپنی کاوش سے امر ہونے والا ہوتا تو ہر دوسرا بندہ امر ہو جاتا. یہ مہربانی ہے رب کی کہ اس سے وہ ایسا کوئی توفیق دے دے, کوئی ایسا کام دے لے یا گفٹڈ ہو. بعض لوگ پیدائشی طور پہ بڑے گفٹڈ ہوتے ہیں, جیسے ہم نے سوسائڈ کا ہے کہ بعض لوگوں میں پیدائشی رجحان ہے, کئیوں پہ اللہ کا فضل و کرم پیدائشی ہوتا ہے, وہ اتنے دھنی ہوتے ہیں, اتنی گڈ لک ہوتی ہے. اچھا اب ہمارے ہاں گڈ لک کا مطلب ہے پیسہ. ممکن ایک درویش کے لیے پیسہ نہ ہونا گڈ لک ہو, وہ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں بے غرض ہوں. اچھا دوسرا سائن ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ بھی سر سب طرح کی ریسرچ میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی اپنی بڑی بڑی قیمتی چیزیں بانٹنے لگ پڑے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے وڈرا کر دیا. اس نے لائف کی جو ایک محبت ہے, ایک جائز محبت ہے, یعنی یہ سیل فون ہے مجھے پیارا ہے میرا ہے, اگر میں جاتے ہوئے کہوں کہ رؤوف صاحب یہ آپ کا ہو گیا ایسے اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے, تو آپ سوچیں گے کہ یہ بندہ نے اپنی قیمتی چیز مجھے کیوں دے دی. اگر اکثر ایسا کرنے لگ پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں لائف کی ہوپ. پھر سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے, نیند کا جو پیٹرن ہے, سونے جاگنے کے اوقات. اچھا یاد رکھیے فکر مند انسان, یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ, فکر مند انسان یا جس میں سوسائڈ کا رجحان ہوتا ہے اس کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے. جیسے باڈی کو ایک لمٹ ہے چلنے کی, دماغ کے کام کرنے کی نارمل انسان کی ایک لمٹ ہے. وہ دماغ کیونکہ خدشات میں کھیل رہا ہوتا ہے, وہ سپوزڈ کویسچن چلاتا ہے. جیسے میتھ کا کویسچن ہے x=3 ایک پورا آنسر بنے گا, سولوشن بنے گا. اسی طرح مائنڈ بے شمار خدشوں کے ساتھ چل کے وہ رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے اور وہ ریئلٹی میں نہیں ہوتے. اچھا پھر اس کے بعد کچھ لوگ اوائڈ کرنے لگ پڑتے ہیں, تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ان سے وہ کیونکہ پتے چیزیں ایسی رکھنے لگ پڑتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اکٹھی کی جا رہی ہیں. پھر کچھ لوگ جو ہے وہ زندگی کے بے معنی ہونے کے تذکرے زیادہ کرنے لگ پڑتے ہیں. ایک ہے وہ شاعر والا تذکرہ جو آپ نے بتایا, وہ تو فیشن کے لیے بھی کہیں شاعر کر دیتے ہیں, لیکن ایک بندہ زندگی کی بے ثباتی کا اور کچھ نہیں ہوتا جی یہ لائف کیا, اس کا تذکرہ حد سے زیادہ. یہ بڑے بنیادی سائن ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو. شاہ صاحب اسلام آباد سے حرمیت سنگھ شامل گفتگو ہونا چاہ رہے ہیں. حرمیت کیا کہہ رہے تھے؟ جی السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب کو شاید آواز دی جائے گی, آپ پوچھو, ہم آگے پہنچا دیں. رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کرنے کا جو رجحان ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے اور برداشت جو ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, اس کے سدھار کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ شاہ صاحب حرمیت یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ معاشرے کے سدھار کے لیے کیا کرنا چاہیے. لوگ سوال بہت زیادہ کر رہے ہیں, بے صبرے بھی ہیں, تو معاشرے میں ایک سدھار کیسے لایا جائے؟ دیکھیے معاشرے میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھے بچوں کی پرورش کے لیے نصیحت کافی نہیں ہے, ایک خاص ماحول ہے جس سے اچھے بچے بنتے ہیں. اسی طرح یہ معاشرے میں جو افراد ہیں یہ خاص طرح کا ماحول ہے جس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, اور اس ماحول میں کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری خراب کرنے والی چیزیں اس معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گی. یہ بڑی بدقسمتی ہے اس معاشرے میں. اس میں سے ایک جلد بازی ہے, اس میں سے انسیکیورٹی ہے, اس میں سے انسرٹینٹی ہے, اس میں مقابلہ اور موازنہ زیادہ ہونا ہے, اس میں شو آف کا بڑھ جانا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو سائیکالوجی مانتی ہے. اگر کسی میں بھی یہ مسائل میں آئیں, ایک گروہ میں آئیں, معاشرے میں آئیں, تو وہاں پر کریکٹر کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں, وہاں پر امید نیچے چلی جاتی, وہاں پر صرف مٹیریلسٹک چیزیں ہوتی ہیں جو بنا کے لوگ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کے اندر اطمینان, ان کے اندر راضی رہنا, ان کے اندر شکر گزاری, ان کے اندر پازیٹیوٹی جو لائف کی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اب یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس کو اگر ہم کہیں جی اسٹیٹ پہ ڈال دیں ختم ہو جاتی بات, کہ اسٹیٹ کو انشور کرنا چاہیے امن, سکون, سیکیورٹی, اس کے بعد انصاف, اس کے بعد جو بیسک لائف کی ضروریات ہیں وہ اسٹیٹ کو انشور کرنی چاہیے. اس کو عوام کی طرف لے جائیں تو ایک فرد واحد کو جو ہمیں سن رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ میری زندگی ہے, یہ میں نے جینی ہے. پہلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج کے دن آپ جہاں پر بھی جو بھی ہیں یہ زندگی آپ کو جینی ہے, مسئلوں کے ساتھ جینی. یہ جتنے پرابلمز ہیں یہ آپ کے پرابلمز ہیں, یہ آپ کے حصے کے کوئی مسئلے نہیں جی سکتا. اگر آپ کو یہ مسئلے جینے ہیں اور آپ کو یہ زندگی جی کے جانی ہے تو رو کے نہ گزارے, اسے مسکرا کے گزار لیں. اس میں ایک بات رؤوف صاحب میری بڑی یقین آبزرویشن, ہم سب بیٹھے ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں, ہر بندے کو ایک مسئلے کا کیل ملا ہوا ہے.
उससे आजाद नहीं है। किसी का बच्चा डिस्टर्ब है, किसी की बेगम डिस्टर्ब है, कोई खुद डिस्टर्ब है और किसी का बॉस डिस्टर्ब है, किसी का एम्प्लॉय डिस्टर्ब है, किसी की सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे, किसी को खाना नहीं मिल रहा। ये जिंदगी के जो मसाइल हैं इसमें से एक ना एक मसले की यूएसबी हमें लगी हुई है। शाह इस साहब मसले की देखने वाले USB के साथ समझते हैं कि शाह साहब इज वेरी हैप्पी, शाह साहब जो हैं ही इज एन ऑल राउंडर एक्सपर्ट, तो क्या आपको भी इसी तरह के कुछ चैलेंजेस दरपेश होते हैं जिंदगी में? देखें, लाइफ जो है ये इतनी संजीदा और इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये जिंदगी नबी रसूल पैगंबर वलियों को भी मिली है, तो भूलों की सेज पे नहीं मिली। आप चैलेंज के साथ जीते हैं, और ये अगर रियलिटी मान ली जाए कि हमने चैलेंज के साथ जीना है और ये सिखाया जाए बच्चों को। मैं सर कई ऐसे कोर्स हैं जिसमें बच्चों की पहली क्लास मैंने जब पढ़ाई है तो मैंने उन्हें कहा कि जी जो रोना धोना है कि मैं डिग्री नहीं करनी सी, मैं करनी सी, मेरी फूफी नहीं मनी, मेरा अब्बा नहीं मने, छाड़ दो। जो लाइफ है इसको कबूल करो। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी को कबूल करना चाहिए कि जो मेरी जिंदगी है इसमें कुछ अच्छा है और कुछ चैलेंज है। ये साथ मुझे पैकेज मिला। जैसे आप एक पैकेज करवाते हैं किसी कंपनी का, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का जी, कि हमने इजी लोड करवा लिया, कुछ करवा लिया, उस पैकेज में कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है, कुछ पसंद नहीं है आपको लेकिन वो मिल गया आपको। इसी तरह जिंदगी जो मिली है आपको, उस जिंदगी का अच्छा बुरा जो कुछ मिला है ये मिला है, इसको कबूल करना है। अब बहादुरी क्या है कि आप ट्रेन के सामने खड़े होने की बजाय, आप कह लीजिए कि गोली के सामने खड़े होने की बजाय आप जिंदगी के चैलेंज के सामने खड़े हो जाए। आप इरादा करने के मैंने जी के जानी। ये आज मसला है, एक बड़ी गहरी बात बताऊं, मसले को रख के डिले थोड़ा दिन किया जाए ना, मसला वैसे ही नहीं रहता। मसले की जिंदगी जो है ना वो चंद दिन होती है, मसले ने खत्म होना होता है और उसके बाद क्या होता है वो भी सुन लें, एक नया मसला आ जाता है। यानी प्रॉब्लम फ्री तो आप कभी नहीं हो सकते। एक और जो दरिया का आज सामना था मुनीर मुझको। और ये मसले तो चलने हैं। सर अगर बंदा डायरी लिख रहा हो ना और अपनी लाइफ के, मैं चंद दिन पहले किसी दोस्त के घर गया, कि वालिद साहब बड़े अच्छे सेफ्टी के इंजीनियर थे। अच्छा। उन्होंने मुझे दो बातों से बड़ा इंस्पायर किया। मतलब मेरी जिंदगी में जैसे रऊफ साहब को हटके हो ना बंदा, उसको भुला नहीं सकता बंदा। अच्छा। एक तो घर के अंदर एक लेबोरेटरी थी। अच्छा, पहली बार को घर देखा जिसके अंदर एक लेबोरेटरी, मशीन लेबोरेटरी, पूरी लेबोरेटरी सजी धजी, 76 की एज के अंकल हमारे। अच्छा, दूसरी बात ये थी उन्होंने फाइलें मंगाई तो हर साल का उन्होंने अपने बचपन से होशो हवास जब से संभाला उसका रिकॉर्ड लिखा होता है। इस साल मैं पैदा होया, अच्छा। इस साल मुंडा उस्मान पैदा होया, इस साल बेफम बढ़िया, इस साल मैं डिग्री लीती, इस साल मेरा रिश्ता आया, इस साल नहीं होया, इस साल शादी हो गई। वो ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड है। मैं कहता हूं अगर बंदा रिकॉर्ड लिख के देखे तो जो कभी 20-25 साल पहले का मसला था वो आज का मसला नहीं है। जो आज का मसला है इसने कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों या कुछ सालों बाद नहीं होना। एक नया मसला होगा। दो चीजें होंगी, या तो मसले के साथ हम जीना सीख लेंगे या मसला खत्म हो जाएगा, या मसले को हम मैनेज करना सीख लेंगे कि इस मसले के साथ रहते हुए मैंने रास्ता कैसे लेना। कि मसला अल्लाह ना करे किसी की टांग चली गई है, अब रोने की बजाय एक टांग के साथ जीना वो सीख ही जाएगा। ये लाइफ है। तो लाइफ आपको मुकम्मल जिंदगी आपको लगे कि बिल्कुल परफेक्ट है, मुकम्मल है, ये आपको खुद को समझाना है कि मैंने ही मुतमईन